हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स और इसमें करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light? Refractive index of water is 1.33. तो देखना बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं एयर वाटर इंटरफेस बनाता हूं। ठीक है, अब बच्चों एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है और इसकी वेवलेंथ है 589 नैनोमीटर। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट के बाद कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इतना समझ में आया? अब ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, हमें दोनों के लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड बतानी है। इतना समझ में आया? और ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? 1.33। इतना समझ में आया? अब बच्चों सबसे पहले सॉल्व करते हैं रिफ्लेक्टेड रे के लिए। मैं लिखता हूं रिफ्लेक्टेड रे। देखना बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद मीडियम चेंज नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब है ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है पहले कहां से आ रही है? एयर से, और रिफ्लेक्शन के बाद भी कहां जा रही है? एयर में ही। मीडियम चेंज नहीं हुआ है, इस वजह से जो वेवलेंथ है वो भी चेंज नहीं होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 589 नैनोमीटर। इतना समझ में आया? अब मीडियम चेंज नहीं हुआ है, इस वजह से स्पीड भी चेंज नहीं होगी, यानी कि स्पीड अभी भी कितनी होगी? c, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया? अब बात करेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज करो। वो क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा, यानी कि 3 इंटू 10⁸ अपॉन 589 इंटू 10⁻⁻9। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे सॉल्व करना। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 0.00509 इंटू 10⁻17, या फिर हम लिखेंगे 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इतना समझ में आया बच्चों? जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसके लिए वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी 5.09 इंटू 10⁻14। तो बच्चों यहां पे पार्ट ए कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों पार्ट बी पे, और पार्ट बी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अब देखना बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ही होगी जो इंसिडेंट रे की थी, यानी कि 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इतना समझ में आया? देखो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। यही इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी होगी और यही रिफ्लेक्टेड रे की भी फ्रीक्वेंसी होगी। और रिफ्रैक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी यही रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? सोर्स पे, मीडियम पे नहीं करेगी। मैं लिखता हूं एज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन सोर्स नॉट ऑन मीडियम। मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। इस वजह से रिफ्रैक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो frequency do not change after refraction. So frequency do not change after refraction. इतना समझ में आया? अब बच्चों कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और वो कितना होगा? लैम्डा ओवर लैम्डा डैश।
तो बच्चों जो लैम्डा डैश है वो कितना आ जाएगा, लैम्डा ओवर म्यू। लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 589 है ना, हाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी है 589 नैनोमीटर अपॉन बच्चों म्यू की वैल्यू कितनी होगी 1.33। अब बच्चों इसे डिवाइड कर लेना, ये लगभग लगभग कितना आएगा 433 नैनोमीटर। इतना समझ में आया, ये कितना आएगा 433 नैनोमीटर। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं कैलकुलेशन रिफ्रैक्टेड रे के लिए, रिफ्रैक्टेड रे के लिए किसकी, स्पीड की। तो स्पीड निकालने के लिए बच्चों फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और लिखेंगे म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। तो बच्चों जो v है वो किसके बराबर होगा, सी बाई म्यू, यानी कि 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.33। अब बच्चों इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पर को पार्ट बी भी कंप्लीट, नोट कर लो। ध्यान देना रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ना तो वेवलेंथ चेंज हुई, ना तो स्पीड चेंज हुई, और ना ही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो किसकी थी, इंसिडेंट रे की। इतना समझ में आया। लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी और स्पीड भी चेंज हो जाएगी। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला पार्ट क्या बच्चों, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो देखना बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है शेप ऑफ वेव फ्रंट, और पार्ट ए क्या है, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। सबसे पहले बच्चों एक पॉइंट सोर्स बनाता हूं। इस पॉइंट सोर्स से बच्चों लाइट रे कुछ इस तरीके से आएंगी, और हमें बताना है शेप ऑफ वेव फ्रंट। बच्चों इसके लिए जो शेप ऑफ वेव फ्रंट होंगी वो होंगी स्फेरिकल। इतना समझ में आया। तो पार्ट ए का आंसर क्या होगा बच्चों, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इतना समझ में आया। अब आते हैं बच्चों पार्ट बी पे। पार्ट बी देखो, लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो बच्चों पार्ट बी में सबसे पहले क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं और इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो बच्चों लाइट रे कुछ इस तरीके से आएंगी, और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। अब बच्चों रिफ्रैक्शन के बाद हमें क्या बतानी है, वेव फ्रंट। तो सीधे सीधे यहां पे जो वेव फ्रंट बनेंगी वो क्या बनेंगी बच्चों, प्लेन। ठीक है, यानी कि पार्ट बी में जो वेव फ्रंट बनेंगी वो क्या बनेंगी, प्लेन। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों पार्ट सी। पार्ट सी में हमसे कहा गया है द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। बच्चों एक बहुत दूर क्या है, सोर्स है जो कि स्टार है, उसकी वेव फ्रंट का शेप बताओ बोला गया है। तो अगर सोर्स बहुत दूर है तो वेव फ्रंट सीधे सीधे क्या होंगी, प्लेन। मैं लिखता हूं एज सोर्स इज वेरी फार डिस्टेंस apart, therefore small portion of wavefront appear as plane wavefront। इतना समझ में आया बच्चों। अब बच्चों ये क्या बनाई हमने, एक प्लेन वेव फ्रंट। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट यानी कि मेरा कहने का मतलब है लाइट सोर्स बहुत दूर है, ठीक है, तो उसके वेव फ्रंट का स्मॉल पोर्शन क्या दिखाई देगा, हमेशा एक प्लेन वेव फ्रंट। तो बच्चों यहाँ पे पार्ट ए बी सी तीनों कंप्लीट। और एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे,
ये जो लाइट रे है ये वेव फ्रंट के हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर। लाइट रे वेव फ्रंट के हमेशा क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंप्लीट, नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखना बच्चों, हमें गिवन है पार्ट ए में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। फिर हमसे पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और वो किसके बराबर होगा, C/V। तो जो V है वो किसके बराबर होगा, C/μ, यानी कि 3 into 10⁸ अपॉन 1.5, यानी कि बच्चों 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पे पार्ट ए नोट कर लो। अब देखना बच्चों पार्ट बी में क्या बोला गया है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर्स ऑफ लाइट। बच्चों ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कलर पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? बच्चों ऑब्वियसली डिपेंड करेगी। मैं लिखता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिपेंड ऑन कलर ऑफ लाइट। ठीक है, डिपेंड करेगी। अब आगे देखना, इफ नॉट, ठीक है, विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट ट्रेवल्स स्लोअर इन द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये था क्या डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, और हमने क्या कर दिया, डिपेंड करेगी। तो वो कह रहा है अगर डिपेंड कर रही है तो वॉयलेट और रेड में कौन स्लो ट्रेवल करेगा, ये बताओ। तो देखना बच्चों, हमें पता है एज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और एक चीज और पता है, एंड लैम्डा रेड वो बहुत ज्यादा होता है किससे, लैम्डा वॉयलेट से। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है किससे, वॉयलेट से। तो देयरफॉर जो म्यू वॉयलेट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा म्यू रेड से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड। और हमें एक चीज और पता है ऑल्सो, क्या बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वॉयलेट की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कम। वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रेड, या फिर हम ऐसा बोलेंगे वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर। ट्रेवल स्लोअर देन रेड। इतना समझ में आया बच्चों? इतना समझ में आया? यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। स्पीड ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर या फिर ग्लास के अंदर कलर पे डिपेंड करती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है किससे, वॉयलेट के। इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का ज्यादा होगा किससे, रेड से। और साथ में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी की भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतना समझ में आया? तो यानी कि जो वॉयलेट है उसकी वेलोसिटी कम होगी और जो रेड है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर को बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट, नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा गया है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। तो बच्चों एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो तो सीधे सीधे किसका, YDSE का। तो YDSE का सेटअप बना लेते हैं। ठीक है, और YDSE का सेटअप के अकॉर्डिंग सबसे पहले दो कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं, S1 और S2। ये कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 2.8 सॉरी 0.28 मिलीमीटर, 0.28 मिलीमीटर। ये सोर्स और ये स्क्रीन, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है,
1.4 मीटर। फिर बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। तो देखना बच्चों, ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, यहां से कुछ डिस्टेंस ऊपर, मेरे कहने का मतलब है एक पॉइंट ले लो P, और ये जो वाइड डिस्टेंस है ये कितनी है 1.2 सेंटीमीटर। यहां पे क्या बन रही है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। सेंटर से ऊपर वाइड डिस्टेंस ऊपर 1.2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है जहां पे क्या बन रही है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। इतना समझ में आया। फिर हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट। हमें बताना है वेवलेंथ ऑफ लाइट। सीधे सीधे बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। मैं लिखता हूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस y किसके बराबर होता है बच्चों, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, या फिर हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू y इंटू स्मॉल डी अपॉन n इंटू कैपिटल D। इतना समझ में आया। अब बच्चों y की वैल्यू पुट करो, कितनी है 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻²। फिर बच्चों स्मॉल d ये कितना है 0.28 मिलीमीटर, यानी कि 0.28 इंटू 10⁻³ अपॉन n क्या है बच्चों 4, तो n की वैल्यू कितनी पुट करो 4 इंटू कैपिटल D कितना है बच्चों 1.4। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे सॉल्व करो, देखना ये पहले 7 से जाएगा कितना 0.04, ये 7 से जाएगा कितना 0.2। अब बच्चों 1.2 और 0.2 को कट करोगे ये सीधे कितना जाएगा 6 टाइम्स। बच्चों ये कितना 0.04, ये कितना 4, तो ये कितने टाइम जाएगा 0.01। इसका मतलब बच्चों जो वेवलेंथ लैम्डा है ये आ रही है 6 इंटू 10⁻² इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 6 इंटू 10⁻², 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻5। इसे भी क्या लिख सकते हैं हम 10⁻², तो यानी कि 10⁻7। इसका मतलब 6 इंटू 10⁻7, या फिर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू 600 नैनोमीटर। ठीक है, मीटर में आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे 6 इंटू 10⁻7 मीटर, और अगर नैनोमीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 600 नैनोमीटर। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 को भी नोट कर लो, कर लिया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी 5th पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th में हमसे बोला गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k unit। इतना समझ में आया। इसका मतलब बच्चों एक वाइड ऐसी एक्सपेरिमेंट है जहां पर को जो लाइट यूज की गई है उसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट है जहां पर को पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी कितनी है k। मैं लिखता हूं इंटेंसिटी एट अ पॉइंट where path difference is lambda is k unit। कोई दिक्कत, is lambda is k units। इतना समझ में आया। बच्चों अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं लिखता हूं, एक काम करता हूं, सबसे पहले इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखता हूं एज आई इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बच्चों 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। तो मैं लिखता हूं इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, इसका मतलब जो इंटरफेरेंस हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा बच्चों कंस्ट्रक्टिव। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों जो आई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, या फिर हम क्या लिखेंगे आई मैक्स, और ये कितनी गिवन है के। इतना समझ में आया।
इतना समझ में आया? देखो बच्चों, YDSC एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाना है, ठीक है, और वेवलेंथ कितनी यूज करनी है? लाइट की लैम्डा। अब एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पार्ट डिफरेंस भी कितना है? लैम्डा। तो इंटेंसिटी कितनी है? के। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इंटेंसिटी के फॉर्मूले को रिकॉल करा, ठीक है। अब पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा है तो वहां पे क्या हो रहा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, इसका मतलब वहां पे इंटेंसिटी क्या मिल रही होगी? मैक्सिमम। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट। और यही हमें किसके बराबर गिवन है? के। तो I इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू आई मैक्स इक्वल टू के। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3। बच्चों जहां पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है, वहां पे बताओ क्या इंटेंसिटी कितनी होगी? तो सबसे पहले बच्चों मैं निकालूंगा फेज डिफरेंस। मैं यहां पर को लिखता हूं पहले, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 3, देन डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, या फिर 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2 पाई बाई 3। तो जो डेल्टा फाई है ये किसके बराबर आ गया बच्चों? 2 पाई बाई 3। अगर डेल्टा एक्स किसके बराबर है? लैम्डा बाई 3, तो डेल्टा फाई किसके बराबर होगा? 2 पाई बाई 3। अब सीधे सीधे बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर इंटेंसिटी आई इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों? 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है। अब 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट किसके बराबर है? के बराबर। तो मैं लिखता हूं के, फिर लिखता हूं बच्चों कॉस फाई की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाई 3 अपॉन 2 इसका स्क्वायर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों ये 2 और ये 2 आपस में हो जाएगा कैंसिल, और हम क्या लिखेंगे? के टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों cos पाई बाय 3 का मतलब cos 60 का मतलब बच्चों 1/2। तो हम क्या लिखेंगे? के 1/2 का स्क्वायर। यानी कि बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? k/4। k/4 यूनिट्स। इतना समझ में आया बच्चों? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। देखो बच्चों आसान था बहुत सवाल, ये मतलब मेरे कहने का मतलब है ये सवाल बहुत आसान था। हमें गिवन था अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो इंटेंसिटी कितनी है? के। मैंने सीधे क्या करा? इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करा, ठीक है। और मैंने देखा अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी कि जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट, यानी कि आई मैक्स, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? के। इतना समझ में आया? फिर हमसे पूछा गया था अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 है तो इंटेंसिटी बताओ। हमें पार्ट डिफरेंस गिवन है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स से। मैंने क्या निकाला? डेल्टा फाई। वो किसके बराबर है? 2 पाई बाई 3। फिर यहाँ पे क्या लगा दिया? इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट की वैल्यू क्या पुट करी? के। इतना समझ में आया? फिर कॉस स्क्वायर 5/2 में फाई की वैल्यू क्या पुट करी? 2 पाई बाई 3। आगे कैलकुलेशन खुद से समझ गए होगे। इतना समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद देखना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A beam of light consisting of two wavelengths, 650 nanometer and 520 nanometer, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. फिर पार्ट ए है, find the distance of third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 650 nanometer. तो देखना बच्चों क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो लाइट रे यूज हो रही है उसके पास दो वेवलेंथ है, एक क्या 650, एक क्या 520। इतना समझ में आया? अब पार्ट ए में हमसे कहा गया है डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज बताओ फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम, किसके लिए? 650 नैनोमीटर के लिए। सीधे सीधे बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला लगाओ। मैं लिखता हूं फॉर 650 नैनोमीटर, ठीक है, y इक्वल्स टू n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। समझ में आया? तो बच्चों n की वैल्यू क्या पुट करो? थर्ड, यानी कि n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3। समझ में आया? लैम्डा बच्चों क्या पुट करोगे? 650 नैनोमीटर। फिर बच्चों कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी को ऐसे लिखो,
इतना समझ में आया। हमें क्या करना था, थर्ड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बतानी थी सेंट्रल मैक्सिमम से किस वेवलेंथ के लिए, 650 नैनोमीटर के लिए। तो सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और लेमडा की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 650। यानी कि बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1950 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी नैनोमीटर। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे पार्ट ए कंप्लीट। अब देखना बच्चों इस क्वेश्चन का पार्ट बी, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। बच्चों सेंट्रल मैक्सिमम से लीस्ट डिस्टेंस बताओ जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस दोनों वेवलेंथ की आपस में कोइंसाइड कर रही है। समझना, मैं सबसे पहले कहता हूं बच्चों, लेट pth fringe of 520 nanometer coincide with qth fringe of 650 नैनोमीटर। इतना समझ में आया। तो बच्चों अगर दोनों फ्रिंज आपस में कोइंसाइड कर रही हैं तो सेंट्रल मैक्सिमम से जो डिस्टेंस होगी वो दोनों की क्या होंगी, सेम। मेरा कहने का मतलब है y इक्वल टू पी लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, वही किसके बराबर होगा, q लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सेंट्रल मैक्सिमम से जो डिस्टेंस होगी वो तो बराबर होगी ना। अब बच्चों ये कैपिटल डी स्मॉल डी तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप तो दोनों के लिए सेम है। p की वैल्यू p ही रहने दो, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, 520 नैनोमीटर। फिर बच्चों q को q ही रहने दो और लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 650 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर कैंसिल, तो बच्चों जो p अपॉन q है ये किसके बराबर होगा, 650 अपॉन 520, यानी कि बच्चों ये आएगा 5/4। इतना समझ में आया। इसका मतलब बच्चों ये जो 520 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है इसकी फिफ्थ फ्रिंज 650 नैनोमीटर वाले के फोर्थ फ्रिंज से क्या कर रही होंगी, कोइंसाइड। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर y इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा बच्चों, p लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, p लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। p की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, 5, लैम्डा 1 कितना है बच्चों, 520 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यानी कि बच्चों 2600 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी नैनोमीटर। अब ऐसे ही बच्चों अगर तुम क्यूएथ वाले से निकालोगे, यानी कि क्यू लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, सबसे पहले 4, लैम्डा 2 की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, 650, उसका कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये भी कितना आएगा बच्चों, 2600 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी नैनोमीटर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, समझ में आया। अच्छे समझ लेना एक बार, मैंने क्या लेट करा, pth फ्रिंज ऑफ 520 नैनोमीटर कोइंसाइड विद qth फ्रिंज ऑफ 650 नैनोमीटर, यानी कि 520 नैनोमीटर की जो pth ब्राइट फ्रिंज होगी, तो एक काम करो यहां पे लिख लो ब्राइट, लेट pth ब्राइट फ्रिंज ऑफ 520 नैनोमीटर कोइंसाइड विद qth ब्राइट फ्रिंज ऑफ 650 नैनोमीटर। इतना समझ में आया। तो बच्चों जो सेंट्रल से उनकी डिस्टेंस होगी, पहले वाले के लिए pth फ्रिंज, दूसरे वाले के लिए qth फ्रिंज, इन दोनों की सेंट्रल मैक्सिमम से जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या होगी इससे, तो यानी कि p लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इक्वल्स टू q लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये डी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बच्चों यहां से p अपॉन q का रेशियो किसके बराबर आएगा, 5/4, यानी कि इस 520 के लिए पांचवी फ्रिंज और इस 650 के लिए चौथी फ्रिंज आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड, सबसे पहले। उसके बाद ये 520 के लिए 10वीं फ्रिंज और ये 650 के लिए 8वीं फ्रिंज फिर से आपस में क्या करेंगी, कोइंसाइड। फिर उसके बाद इस 520 के लिए इंटू 3 कर लेना, इंटू 3 कितना आएगा, 15वीं फ्रिंज, और ये जो 650 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितनी आएगी, 12वीं फ्रिंज, आपस में फिर से क्या करेंगे, कोइंसाइड। समझ में आया। बाद में तो आगे वो कंटिन्यू होते रहेगा वो पैटर्न, लेकिन सबसे पहले जो pth है, मेरा कहने का मतलब है जो 520 नैनोमीटर है
जो 520 नैनोमीटर है उसके लिए 5वीं फ्रिंज, और जो 650 नैनोमीटर है उसके लिए 4थी फ्रिंज आपस में क्या करी होंगी, कोइंसाइड। और ये कौन सी फ्रिंज की बात हो रही है, ब्राइट फ्रिंज की। ठीक है, तो बच्चों यहां पर को हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन टोटल कंप्लीट।